जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट हमारा बाकी है। इस पार्ट को करने के बाद हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी 8th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 के साथ। चैप्टर नंबर 5। तो जिन लोगों को, जो भी मेरे साथी इसकी पीडीएफ को चाहते हैं, आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद आपको सारी पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएंगी, चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो या करंट अफेयर हो, डेली पीडीएफ हो करंट अफेयर की, या हिंदी की जो मैंने एक संपूर्ण ग्रामर करा रखी है 4 घंटे 42 मिनट की, उसकी पीडीएफ हो। सब कुछ आपको इसी ग्रुप में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है जल, पानी, यानी कि जो हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। देखिए, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पानी क्या करता है, वाष्पित होने लगता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जब जल जल ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होकर वो क्या कर लेता है, बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, या बारिश के रूप में, ओले के रूप में ये क्या करता है, समुद्र या धरती पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। मान लीजिए ये समुद्र है या पानी है, ये वाष्पित होता है, वाष्पित होकर ये कहाँ पहुंच रहा है, ये बादलों में वाष्पित होकर बादलों में पहुंच रहा है। और यहाँ जब संघनित हो जाता है, तो जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर पुनः बारिश होने लगती है। तो ये पूरा जो क्रम है ये क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये, जल चक्र कहलाता है। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत क्या है, अलवड़ जल के मुख्य स्रोत क्या है, नदी, ताल, सोतय एवं हिमनद है। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत क्या है, लवड़ हो गया नमक वाला, अलवड़ क्या हो गया, बिना नमक वाला पानी एक तरीके से। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों का और समुद्रों का जल कैसा होगा, लवणीय होगा। और अलवणीय की बात पूछी है आपसे, तो नदी, ताल, सोते एवं हिमनद ये कैसा होगा, अलवणीय होगा। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, जो नमक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, या क्या होता है, खाने में प्रयोग किए जाने वाला नमक होता है। अब देखिए लवणता देख लेते हैं। लवणता कैसे निकालते हैं, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार होती है। कितनी होती है, 35 भाग प्रति हजार होती है। अब यहां देखिए, इज़राइल के मध्य सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना, प्लव मतलब तैर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें तैरा जा सकता है, मृत सागर में तैरा जा सकता है। कहाँ पर है, इज़राइल में है। इसकी लवणता कितनी है, 340 पर 1000 ग्राम, 340 पर 1000 ग्राम, या हम कह सकते हैं 340 ग्राम निकलेगा 1 लीटर में। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। बस इतना याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा ये जापानी भाषा का शब्द है। ये कैसा है, जापानी भाषा का शब्द है। 22 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व जल दिवस मनाते हैं। जब उस समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। एनसीईआरटी में जो भी साइड में, या क्या आप जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल का वितरण देख लेते हैं थोड़ा। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह पर 3/4 क्या है, 3/4 जो है वो जल से ढका हुआ है, जल से ढका है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, सोचने वाली बात। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, निम्नलिखित जल का वितरण प्रतिशत में दिखाया गया है। मैंने आपको उस दिन बताया था जब 6 की हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां बताया था कि लगभग 97% पानी समुद्रों में है जो खारा, और 3% हमारे यूज का है। मैंने वहाँ आपको एग्जैक्ट बताया था कि 97 ना होकर कहीं कहीं 97.5, कहीं कहीं 97.3 देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग ये थोड़ा सा ऑप्शन देख के कर लेना। यहाँ आपकी बुक में दे रखा है कि महासागरों में जल है वो 97.3 है। कितना? 97.3। और बर्फ, जो बर्फ यानी ग्लेशियर्स वगैरह में जो बर्फ बना हुआ जल है ये है 2। कितना है? 2% है आपका। ये सभी जो है ये सब कुछ परसेंटेज में है। किस में है? परसेंटेज में है, जो भी आपका दे रखा है। भूमिगत जल यानी जमीन के नीचे जल जो है ये आपका 0.68% है। झीलों का अलावड़ीय जल, झीलों में जो अलावड़ीय जल है ये है आपका 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें ये है 0.009%। वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001%। ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है आपसे, ये दोनों डाटा आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं। कितनी? 15 मीटर तक उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा, सुनामी अगर पूछ लिया जाए, सुनामी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनामी याद रखिए, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। कितना गया था? 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की गति से चलती हैं। कितने से? 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इनकी स्पीड होती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 2004 में सुनामी आई थी, उसके बाद क्या हुआ था आपका? भारत में कौन सा पॉइंट डूब गया था? इंदिरा पॉइंट डूब गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ज्वार भाटा हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्वार भाटे से अक्सर कभी कभी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरी जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। फिर सुनिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे ज्वार कहा जाता है। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, कहां तक? निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। उसे भाटा कहते हैं। कब होता है? दिन में 2 बार ये होता है। कितनी बार? 2 बार ये होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ कभी कभी आपको पृथ्वी भी दे देता है। क्या दे देता है? पृथ्वी भी इसमें दे देता है, तो पृथ्वी नहीं लेना है। जो गुरुत्वाकर्षण जो बल रहेगा आपका, वो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा का रहेगा। किसका? सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आते हैं? ज्वार भाटे आते हैं, और 2 बार ये आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित अभिकर्षित होता है। क्या होता है? अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या होते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या में दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को क्या कहा जाता है? बृहत ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा
आता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, इससे बृहत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्रत ज्वार भाटा, व्रत ज्वार कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। महासागरीय धारा देख लेते हैं। इसमें ठंडी धाराएं, गर्म धारा हम लोगों से अक्सर पूछ ली जाती हैं कि कहाँ बहती हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। इनमें बस क्वेश्चन कैसा बनता है, ये बन जाता है कि ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय कैसी हो सकती हैं? जो ठंडी भी होती हैं, गर्म भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। गर्म कहाँ मिलेंगी आपको? भूमध्य रेखा के निकट। मैंने आपको बताया था, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, इतना याद रखिएगा। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि भूमध्य रेखा के निकट कैसी जल धारा पाई जाती है, गर्म या ठंडी या दोनों या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो भूमध्य रेखा के निकट आपकी जो मिलेंगी धाराएं वो कैसी होंगी? ये आपकी गर्म होंगी। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये कहाँ प्रवाहित होंगी? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। ध्रुव कहाँ पाए जाते हैं? सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। ये ध्रुव हो गए। और देखिए, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई आपकी, है ना। ये 66 66.5 हो गया, ये मकर हो गई, ये 66.5 उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। और ये आपका ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गए आपकी, ये और ये कहाँ बहती हैं? ध्रुवों की ओर ये बहती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। कहाँ होती हैं? ध्रुवों से। ये कहाँ प्रवाहित होती हैं? उच्च अक्षांशों से या उष्ण कटिबंधीय से कहाँ होती हैं? निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, ये पूछ लिया जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इनको भी याद रखिएगा कि गर्म जलधारा कहाँ से कहाँ बहती हैं, कहाँ से कहाँ ठंडी जलधारा बहती हैं, दोनों को याद रखिएगा। लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। लेब्राडोर कैसी होती हैं? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम या गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। मत्स्य क्षेत्र के उदाहरण इन्होंने क्या दिए हैं? जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, इन्होंने इस चीज के एग्जाम्पल दे दी। कहां पर? जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। वो किसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मत्स्य क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरीके से आपका चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या देख रखा है वो देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिस जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल, स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, या महासागरीय धारा कहते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जल चक्र कहा जाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म महासागरीय धारा कहाँ उत्पन्न होती रहती हैं? ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, और दोनों में से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि गर्म महासागरीय धारा कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती हैं। और क्वेश्चन 3, दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरी जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका ज्वार भाटा। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मैचिंग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने हैं। कैस्पियन सागर किससे मैच करेगा? आपका विशालतम झील है ये।
या जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार है, तीव्र भूकंपी तरंगें या निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो देखिए कैस्पियन सागर मैच कर जाएगा आपका विशालतम झील से। ज्वारभाटा क्या होता है? ज्वारभाटा ये होता है आपका जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार। तो क ऑप्शन मैच किया फर्स्ट से, ख ऑप्शन मैच किया सेकंड से। सुनामी क्या होती है? सुनामी में आपको बता चुका हूं, तीव्र भूकंपी तरंगे क्या होती हैं? सुनामी होती हैं। ऑप्शन फोर्थ है आपका महासागरीय धाराएं। निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं होती हैं। इस प्रकार से चैप्टर आपका होता है 5 कंप्लीट। और चैप्टर 6 है हमारा मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो पीडीएफ के लिए आपको 9808347403 पर मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए चैप्टर नंबर आपका 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये उस दिन मैंने आपको 6 क्लास पढ़ा है जिसने, वहां मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या है, आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश स्थित है। मैंने आपको समझाया था उस दिन। ये आपकी विषुवत या भूमध्य रेखा हो गई। ये 23.5 उत्तर, ये कर्क 23.5 उत्तर की बात करें, ये आपकी कर्क रेखा होती है। ये 23.5 हम लोग, ये 0 डिग्री हो गया। 23.5 डिग्री हम लोग बात करें तो ये मकर हो गई। कौन सी हो गई? ये दक्षिण हो गया। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय आपका ये क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर सुनिए, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी कहां से होकर बहती है? आपकी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है अमेजन नदी। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, पिछली बार शायद आपका ये पूछा गया था कि जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में अपराहित होती है। जलवायु देख लेते हैं और इसकी सहायक, देखिए सहायक नदियां क्या होता है? सहायक नदियां देख लीजिए, यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह इसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कौन सा? अमेजन। जलवायु देख लेते हैं हम लोग। जलवायु क्या है? जैसा कि आप जानते, यहाँ से अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। मैंने बताया था भी, ये आपकी क्या हो गई? 0 डिग्री हो गया भूमध्य, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई या भूमध्य रेखा। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री दक्षिण, ये प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी यहीं से बहती है आपकी। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी? गर्म एवं नम जलवायु यहाँ पर रहती है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि यहाँ पर कैसा मौसम रहता है। तो याद रखिए गर्म एवं नम जलवायु यहाँ रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ क्या होता है? प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। दिन के समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, आर्द्रता भी उच्च रहती है, और रात के समय टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बट आर्द्रता सेम रहेगी। वर्षावन थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्षावन इनमें पूछ लिया जाता है। देखिए इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। क्या होता है?
इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। वन कितने सघन होते हैं, यहाँ के घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से क्या बन जाता है, छत बन जाती है। एक तरीके से आप देख सकते हो, पिक यहाँ पर ये लगी हुई है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आर्किड एवं ब्रोमीलैड पैदा होते हैं। परजीवी पौधे कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, याद रखिएगा, कौन से पाए जाते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीडियल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीडियल पाए जाते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन पक्षी, टूकन क्या है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि टूकन क्या है, तो टूकन एक प्रकार का पक्षी होता है। गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच एवं वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी वाले टैपिर यहाँ पाए जाते हैं। इसका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर घूमता रहता है और अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टूकन क्या है, एक पक्षी, और यहाँ क्या क्या पाया जाता है, बंदर, स्लॉथ, चींटी यहाँ पर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजातियां भी देखिए, सांप एवं सरीसृप की यहाँ क्या मिलता है, सांप भी मिलते हैं, सरीसृप की कई प्रजातियां भी मिलती हैं, इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले प्राण्य, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बन गया, मांस खाने वाली मछली कौन सी, पिरान्या, कौन सी, पिरान्या, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये क्या है आपका, टैपिर है। क्या है ये टैपिर है, ये आप लोग याद रखिएगा। टैपिर क्या है, जानवर है ये। वर्षा वन के निवासी, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं वर्षा वन के निवासियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक क्या करता है, अंडा देने के लिए इसका प्रयोग करता है। वर्षा वन के निवासी, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। वृक्षों को काटकर यहाँ कर लेते हैं वो लोग, फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। पुरुष क्या करते हैं, शिकार करते हैं, क्या करते हैं, पुरुष शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, फसल का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, टेपियोका एक प्रकार की जड़ होती है। ये आपका सीटेट में पूछा जाता, कई ऐसे एग्जाम में जहां पूछ लिया गया है कि टेपियोका क्या है, तो ये एक प्रकार की जड़ होती है। क्या होती है, ये एक प्रकार की जड़ होती है। अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्या करते हैं, टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं है शिकार या मछली आपको मिल ही जाए। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैन्योक क्या होता है, मुख्य आहार मैन्योक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। मैन्योक को क्या कहा जाता है, कसावा भी कहते हैं। यह क्या ऐसा होता है, देखिए, यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यह कहाँ पैदा हो, ये कैसा होता है, ये पूछ लिया जाए तो आलू की तरह होता है। क्या है, क्या नाम है इसका, मैन्योक, और इसे कसावा भी कहा जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। कैसी फसल, यहाँ पर नगदी फसल कौन कौन सी, कॉफी, मक्का एवं कोको, यहाँ पर इस प्रकार की नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। घरों का आकार कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है।
जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपके मलोका घर जो होते हैं इनकी छत कैसी होती है, या मलोका क्या होता है। तो मलोका एक प्रकार का घर होता है जिसकी छतें तीव्र ढलान वाली पाई जाती हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। कब? 1970 में। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। क्या करते हैं? अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है ये देख लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। इन पीडीएफ से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये पीडीएफ पढ़ने के बाद। देख लेते हैं गंगा प्रतुर बेसिन में जीवन कैसे होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी फिर पढ़िए, कौन सी नदियां? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, देखिए बार बार ये अगर आपने ये समझ गए तो आप लोग इजीली कर पाओगे। ये क्या है? विषुवत है 0 डिग्री। ये हो गया मान लीजिए यहां से ऊपर, ये 10 डिग्री ले लीजिए उत्तर, ऊपर हो गया से 30 डिग्री उत्तर। ये कहां पाई जाती है? इस बीच में पाई जाती है। 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर में ये क्या पाई जाती हैं आपकी? ये आपका 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। कहां पर? 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर तक ये स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित इसमें होती हैं। किसमें? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। क्या क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है? यहाँ की जलवायु याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ की जलवायु जो है वो आपकी मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी यहाँ की जलवायु है। मानसून मध्य में जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। या वर्षा पूछ ली जाए तो आप लोग वर्षा का याद रखिएगा कब? मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक यहाँ क्या होती है? के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? यहाँ पर गर्मी, शीत ऋतु में सर्दी होती है। पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए यहां से देख लेते हैं हम लोग। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। यहाँ क्या पर बहुत कम लोग पाए जाते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। ये कैसा? यहाँ पर आप लोग ये ढाल वाला है। कैसा? ढाल वाला है। और मानव प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त पूछा जाए तो मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मैदानी क्षेत्र है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है? मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? धान है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। कितना? हमें अच्छा खासा जल चाहिए धान की खेती के लिए। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। जहां अधिक वर्षा होगी वहीं धान जो है उगाया जा सकता है।
यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, चना है एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर नगदी फसलें कौन सी? गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। देखिए यहाँ से बीच लाइन में क्वेश्चन बन गया, चाय के बागान कहाँ मिलते हैं? आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल एवं असम में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल एवं असम में। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। कहां पर? बिहार एवं असम में। बंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। कहां पर? वेदिकाओं में, वहां पर फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्या पाए जाते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। कैसे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डेल्टा क्षेत्रों के वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव होते हैं। कैसे होते हैं? मैंग्रोव होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ कैसे पाए जाते हैं? याद रखिएगा, चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कैसे? शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और रह गया है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाले। एक सींग वाला गेंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। कहां पर? वैसे कहां पाया जाता है? काजीरंगा, असम के उसमें। आप लोग कहां पर है? ये असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मुख्य आहार क्या है? चावल एवं मछली। इसे देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? ये देख लीजिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 1189 है। पश्चिम बंगाल का 1029 है। बिहार का 1102 है। आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है आप लोग। और याद रखिए किसका है, सबसे किसका है और सबसे कम किसका है, दोनों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये तीनों इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी के अलावड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। सुसु किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मछली को सुसु कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन ये कैसी होती है? ये अंधी डॉल्फिन अथवा अंधी डॉल्फिन। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चल जाता है। अगर ये वहां पर है तो जल की शुद्धता का पता चल जाता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंगा नदी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। मेन याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में डॉल्फिन को सुसु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके लिए? गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे आपका शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा इसे देख लीजिए आप लोग। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। कौन कौन सा? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। कौन कौन से? फिर सुनिए, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। इनकी आबादी क्या है? 10 लाख से भी ज्यादा इनकी आबादी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें यही इंपॉर्टेंट था।
पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। कहाँ पे कौन कौन से याद रखिएगा, आपका आगरा में ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, बौद्ध स्तूप है, लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है, असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, और मानस भी कहाँ पर है, ये भी आपका असम में ही है, दोनों आपके पूछ ले जाते हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ पर है, असम में है। अब देखिए, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, टूकन क्या है, मैंने बताया था टूकन एक प्रकार का पक्षी है। मैन्योक कहाँ का प्रमुख भोजन है, मैन्योक मैंने बताया था, मैन्योक क्या होता है, आलू की तरह होता है, और ये अमेजन का क्या होता है, मुख्य भोजन होता है। अमेजन का क्या होता है, मुख्य भोजन आपका ये होता है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, कई बार आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। कोलकाता कहाँ पर, हुगली नदी के तट पर ये स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, देवदार एवं फर बताइएगा, शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष या चुप वृक्ष। तो ये होते हैं आपके शंकुधारी वृक्ष, किसके, शंकुधारी वृक्ष के ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में या अमेजन में। तीन ऑप्शन आपके पास है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, आपको बताना है, पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में या अमेजन में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डेल्टा क्षेत्रों में आपके बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी मैचिंग, मैचिंग किससे इसकी आखिरकार मैच करने वाली है। मैचिंग किससे मैच करेगी, आपको इतना याद रखना है। तो सूती कपड़े, सूती कपड़े आपके मैच करने वाले हैं, सूती कपड़े मैच कर जाएंगे आपके वाराणसी से। किससे, वाराणसी से। मलोका क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, मलोका एक प्रकार के घर होते हैं जिनकी छतें ढालूदार होती हैं। जिनकी छतें कैसी होती हैं, ढालू इनकी कैसी होती है, छत होती है, क्या होती है, ढालू इनकी छत होती है, इतना याद रखना है। पिरान्ना क्या है, पिरान्ना केस का नाम है, मछली का नाम है। पिरान्ना क्या हो जाएगी आपकी, मछली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 7 से आपका मस्त मिल जाएगा। रेशम कीट, रेशम कीट हो जाएगा, मैच करेगा आपका रेशम कीट पालन से। रेशम कीट किससे मैच करेगा, रेशम कीट पालन से। और काजीरंगा मैच करेगा आपका असम से। यहाँ पर मानस होता तो भी किससे मैच करता, असम से ये मैच करता है। इस प्रकार आपका चैप्टर 6 भी होता है कंप्लीट। हमारा एक चैप्टर सर्विस में बाकी है, इसके बाद हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग 8th की स्टार्ट करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हो, या आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, रेगिस्तान में जीवन, चैप्टर नंबर 7 है रेगिस्तान में जीवन। तो देखिए, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठंडे भी होते हैं, ये गर्म भी होते हैं। जहां थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहीं पर कृषि के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान क्या है, यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा रेगिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। आपको क्या करना है, आपको इतना पता चल गया कहां पर है, अफ्रीका में है, कहां पर अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये कहां फैला है, उत्तरी अफ्रीका। कहां भी अफ्रीका में पूछा जाए तो उत्तरी अफ्रीका पर फैला है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, याद रखिए, किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इसका एरिया है। 8.54 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। भारत का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये बीच में से यहां से क्वेश्चन
एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है? 11 देशों से। कितने? 11 कंट्रीज से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे, बट ज्यादा टिपिकल पेपर बनाना हो, ज्यादा टफ पेपर बनाना हो, तब पूछ सकता है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजीर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा। इन 11 देशों से सहारा आपका रेगिस्तान घिरा हुआ है। देखिए यहाँ क्या है, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, नहीं वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। याद रखिएगा, इसका एरिया याद रखिएगा, 11 देशों से घिरा हुआ है। अफ्रीका में मौजूद है, अफ्रीका के भी उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका में भी उत्तरी अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति एवं प्राणी जाति, यहाँ की वनस्पति देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में क्या पाया जाता है? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधन खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। जानवर देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। ऊंट, लकड़बग्गा, शेर, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। वनस्पति क्या क्या है? कैक्टस और खजूर के पेड़, ये दो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट 3 टेबल दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी की चैप्टर में, तीनों मैंने शामिल की हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाते हैं। ये क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकता है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां पर क्या बन जाते हैं, और इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका डाल दिया जाएगा, गर्त बन जाते हैं। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। जहां क्या होता है, उस गर्त में जल आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? मरुद्यान बन जाते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में, यहाँ देखिए, मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही है। कैसा है? टेफिफॉलेट मरुद्यान ऐसा ही है। एक विशाल मरुद्यान जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ का? मोरक्को का। मोरक्को का टेफिलालेट मरुद्यान 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। पहले क्या था, सहारा जो रेगिस्तान था एक समय पर हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से, प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे। परंतु आज के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश बना दिया है। सहारा के अल अजीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में, कहां पर? 1922 में। कब? 57.7 दर्ज किया गया था। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब? 1922 में नोट किया गया था ये। लोग देख लेते हैं सहारा रेगिस्तान के लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टवारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं त्वारेग भी शामिल है। कौन से? बेदुइन एवं त्वारेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग क्या करते हैं? किसके लिए? चटाई के लिए, कालीन बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए इनका ये उपयोग करते हैं। सहारा मरुस्थान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों में निवास करने में मदद करती है। यहाँ की जल उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। कैसे पेड़ उगाते हैं? खजूर के पेड़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ की कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? आप लोग याद रखिएगा, मिस्र की कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है।
सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में जो भी परिवर्तन आ रहा है, यहाँ आज मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच खिड़कियां वाले, चलिए छोड़िए, चलिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले में, छोड़िए इसको। ये पढ़ लीजिए, लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिला है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। लद्दाख किन से बना है? दो शब्दों से मिला है, ला प्लस दाख। ला का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ठंडा रेगिस्तान। पहले पढ़ा था हमने सहारा रेगिस्तान गर्म था, अब लद्दाख का रेगिस्तान क्या है? ठंडा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि लद्दाख का रेगिस्तान कैसा है, इजी बनाना हो तो यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कारकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। उत्तर में क्या है? कारकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में आपका क्या है स्थित है? जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, लेकिन कौन सी प्रमुख है? सिंधु नदी इनमें प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमनद जैसे गैंगरी हिमनद भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ देखिए, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कहां से? 3000 से लेकर 8000 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। कैसी? अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। एवं रात में तापमान 0 से -30, कितना? 0 से -30 सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है सर्दियों के समय। क्योंकि यह हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। सर्दियों का टेम्परेचर याद रखिएगा, -40 टेम्परेचर रहता है। गर्मियों में दिन में 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर और रात में 0 से -30 तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्षा होती है। लद्दाख का याद रखिएगा, फिक्स डाटा दिया है तो फिक्स पूछ सकता है। यह मुश्किल से कितनी? 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपको पैर छाया में हो तो आप एक समय, ठीक है इसको छोड़िए। यहाँ देखिए, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। ईवीएस में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। और ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ला और दाक, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। चीरू, यहां देख लीजिए, चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। ये जो टेबल होती है इस टाइप की, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है? एक विलुप्त जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता था, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। देखिए, वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ की वनस्पति कैसी है, प्राणी जात क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास, छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी? रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में क्या क्या मिलते हैं? देखिए, जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है, और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊन वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये देख लीजिए, अब देखिए ये क्रिकेट का जो अच्छा बल्ला बनता है वो विल्लो या सरपत नाम की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे? विलो नाम की सरपत लकड़ी से बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए मनाली लेह राजमार्ग जो है, यहाँ देखिए इसको, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। 4 दर्रे कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, रोहतांग पहला है, रोहतांगला, दूसरा बाराचाला, तीसरा लुंगालाचा और तीसरा है टंगलक एवं ला। ये 4 क्या होता है, मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। ये चारों दर्रे आप लोग को याद रखने हैं। और ये कब खुलता है? जुलाई से, ये जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। कितना? जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जुलाई से सितंबर के बीच ये आपका खुलता है। अब इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ये मैंने आपको बताया था, बहुत जोर देकर बताया था कि सहारा जो है वो किस भाग में स्थित है अफ्रीका के में, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो मैंने बताया था, अगर ये क्वेश्चन देखिए टिपिकल बनने लगा, ये नहीं बनता अफ्रीका में है, ये बनता किस भाग में है, तो उत्तरी भाग में है। कहां पर? उत्तरी भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा आपको पता है, मैं बता कर आया हूं, गर्म है, लद्दाख का ठंडा है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई एवं मुसलमान, बुद्ध एवं मुसलमान। तो यहाँ पर याद रखिएगा बुद्ध एवं मुसलमान है। कहाँ है अधिकांश निवासी? कैसे हैं? बौद्ध एवं मुसलमान यहाँ के निवासी हैं मुख्य रूप से। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण। आप लोग ये बताइए, इसका आंसर आप एक का खुद देना है। इस एक का आंसर आप खुद दीजिएगा अगर आप लोग चैप्टर पढ़ कर आए तो। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, क्या है? मंदिर है, चर्च है या बौद्ध मठ है? तो लद्दाख में जो हेमिस है वो क्या है? बौद्ध मठ है। क्या है ये? बौद्ध मठ है। और मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आपको इतना बताना है कि मिस्र किस फसल के लिए आपकी प्रसिद्ध है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, 2 आपको बताने हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसकी मैचिंग। क्या देख लेते हैं हम लोग? इसकी मैचिंग देख लेते हैं। अगर आपको नहीं आए तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, वैसे मैं जोड़ देकर बताया था, है ना। चलिए मैचिंग यहाँ पर देख लेते हैं। मैचिंग 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मैचिंग है, 6 हमारे ऑप्शन है। कौन किससे मैच करेगा आपको इतना बताना है। तो देखिए मरुद्यान, मरुद्यान होते हैं जल के साथ गर्त। मरुद्यान क्या होते हैं? जल के साथ गर्त होते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं? जल के साथ गर्त। और बेदुइन क्या है? तो बेदुइन सहारा हो गया। तेल किससे मैच करेगा? तेल आपको बताना है, तेल किससे मैच करेगा? तेल किससे मैच कर जाएगा आपको इतना बताना है। तो तेल जो मैच करेगा आपका, ये मैच कर जाएगा आपका लीबिया से। तेल किससे मैच कर जाएगा? लीबिया से मैच कर जाएगा। और मैग्री मैच कर जाएगा आपका, गैग्री कर जाएगा हिमनस से। बाकी का लामायूर जो मैच करेगा आपका, लामायूर मैच कर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बौद्ध मठ से। किससे? बौद्ध मठ से। इस प्रकार के आपसे 7th की एनसीईआरटी भी होती है ज्योग्राफी कंप्लीट। 8th क्लास की ज्योग्राफी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं तो 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको संपूर्ण पीडीएफ यहाँ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।